नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका संत कृपा बायोलॉजी क्लासेस में। एनिमल टिश्यू को पढ़ रहे थे अपन, और एनिमल टिश्यू को पढ़ते पढ़ते अपन ने इनके प्रकारों पे चर्चा करी थी, और प्रकारों में अपन एपिथेलियल टिश्यू कंप्लीट कर चुके थे। एपिथेलियल टिश्यू के बाद में जो टिश्यू है वो कनेक्टिव टिश्यू है। कनेक्टिव टिश्यू में जो 4 प्रकार होते हैं, जैसे पहला है सरल संयोजी ऊतक, सिंपल कनेक्टिव टिश्यू। दूसरा सघन संयोजी ऊतक, डेंस कनेक्टिव टिश्यू, या कंडेंस भी अपन ने ट्रिक से याद किया था उसको। तीसरे नंबर का फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू, तरल कनेक्टिव टिश्यू, और चौथे नंबर का था कंकालीय संयोजी ऊतक, स्केलेटल कनेक्टिव टिश्यू। 4 प्रकार पढ़े थे अपन ने कनेक्टिव टिश्यू की। एक एक बात को सरल से समझना, मैं एक एक पॉइंट से बनाते जा रहा हूं, आप लिखते जाना और उसके बाद में समझ लेना इस बात को। देखो, सघन संयोजी ऊतक, डेंस कनेक्टिव टिश्यू, ट्रिक से अपन ने कंडेंस पढ़ा था। एक ही बात है, याद करने के लिए हिसाब से थी वो ट्रिक, बाकी कंडेंस और डेंस में कोई विशेष अंतर नहीं है। सघन संयोजी ऊतक, ठीक है। देखो, अपन ने सरल संयोजी ऊतक में यह पढ़ा था कि इस ऊतक के अंदर मैट्रिक्स की मात्रा ज्यादा होती है। यहां थोड़ा अलग पढ़ लो, इसके अंदर किसकी, फाइबर की मात्रा ज्यादा होगी, जबकि मैट्रिक्स की मात्रा कम होती है, या कई बार बहुत ही कम होती है। फाइबर की मात्रा ज्यादा पाई जाएगी, ठीक है। यह फाइबर कहां से बनेगा, वही फाइब्रोब्लास्ट सेल हैं, वो क्या सीक्रेट करेंगी, विशेष प्रकार का प्रोटीन सीक्रेट करेंगी, और इस प्रोटीन के सीक्रेट करने से क्या बनेंगे, फाइबर, कोलेजन और इलास्टिन प्रोटीन सीक्रेट किए जाते हैं फाइब्रोब्लास्ट सेल के द्वारा। ये अपने पिछली क्लास में पढ़ लिया था, ठीक है। ये 2 बातें होगी, फाइबर की मात्रा ज्यादा और मैट्रिक्स की मात्रा कम हो गई। आगे देखो, अब ये जो फाइबर हैं, ये फाइबर याद करने वाली यही बात है, ये फाइबर इसमें 2 प्रकार के होंगे। एक फाइबर को बोला जाएगा व्हाइट फाइबर, और दूसरे वाले फाइबर को बोला जाएगा येलो फाइबर, ठीक है। ये व्हाइट फाइबर किससे बनते हैं, अपन ने देखा था कौन सा प्रोटीन है, कोलेजन प्रोटीन से क्या बनेंगे, व्हाइट फाइबर, श्वेत तंतु बनेंगे। जबकि येलो फाइबर किससे बनते हैं, ये बनते हैं इलास्टिन प्रोटीन से। एक बात और समझ लो, ये जो व्हाइट फाइबर है वो कहां पाया जाएगा, इसका एग्जांपल अपन देखते हैं टेंडन के अंदर, और इसका एग्जांपल लेते हैं लिगामेंट में, ठीक है। अब ये इलास्टिन और लिगामेंट क्या है, देखो, टेंडन क्या होता है, टेंडन होता है आपके मसल, मतलब पेशियों, प्लस जो स्केलेटल है का जोड़, कंकाल और पेशियों का जो जोड़ है उसको क्या कहते हैं, टेंडन कहते हैं, ठीक है। जबकि बोन प्लस बोन, हड्डी से हड्डी का जोड़ क्या कहलाता है, क्या कहलाता है, लिगामेंट कहलाता है। हड्डी से हड्डी का जोड़ क्या कहलाता है, लिगामेंट कहलाता है। और मसल से स्केलेटल का, या बोन का मान लो, यहां पर बोन मान लो, कंकाल आ गया ना, बोन मान लो हड्डी से, यहां पर इसका जो जुड़ाव है वो क्या कहलाता है, टेंडन कहलाता है, ठीक है। अब देखो, इसको कैसे याद करोगे, इस टेंडन वाले को कैसे याद करोगे, दूसरे वाला अपने आप याद हो जाएगा। हमेशा के लिए याद रखना इसको, देखो ये याद रखना 10 BMW, ये ट्रिक याद कर लेना, एक 10 BMW। 10 को इंग्लिश में बोलते हैं क्या, 10। इसका मतलब किसकी बात कर रहे हैं अपन, टेंडन की। B का मतलब क्या हो गया, बोन हो गया। M का मतलब क्या हो गया, मसल हो गया। प्रोटीन कौन सा हो गया इसमें, फाइबर कौन सा हो गया, व्हाइट फाइबर, ठीक है। और व्हाइट फाइबर है जहां पर क्या है, कोलेजन है ना। ज्यादातर कॉलेजों में आजकल चेंज होने लग गया, लेकिन पहले कॉलेजों में सफेद ड्रेस होती थी, तो ऐसा मान लो कि कॉलेज के अंदर है ना सफेद शर्ट पहनना है अपने को, कॉलेज में व्हाइट ड्रेस, इस तरह से याद रख लेना,
ठीक है, कॉलेज में व्हाइट ड्रेस है। तो टेंडन 10 BMW याद रखना, 10 का मतलब 10, B का मतलब बोन, M का मतलब मसल्स और W का मतलब व्हाइट, मतलब व्हाइट फाइबर जहां होगा वहां प्रोटीन होगी कोलेजन। ठीक है, और इस प्रोटीन के साथ साथ में इसके जो जुड़ाव होगा वो कहां पर मिलेगा, टेंडन के अंदर। टेंडन का मतलब होता है मसल और बोन का कनेक्शन जॉइंट है, और बोन का जॉइंट है उसको क्या बोलते हैं, लिगामेंट बोलते हैं। और ये लिगामेंट इसी के कारण से, देखो नाम पता चल रहा है इलास्टिन। इलास्टिन का मतलब थोड़ा खिंचाव भी होता है, खींचने वाला, इलास्टिक नेचर होती है। रबर है ना, रबर को अपन खींच सकते हैं क्योंकि इसमें इलास्टिसिटी पाई जाती है, इलास्टिन नेचर होती है उसकी। तो ठीक उसी तरह से अपनी जो बोन्स वगैरह होती हैं, ये जो जॉइंट होते हैं उनमें इलास्टिक नेचर होती है, लिगामेंट पाए जाते हैं बोन से बोन के बीच में। ठीक है, उन बोन से बोन के बीच में जो लिगामेंट पाए जाते हैं, कई बार जैसे मान लो आपका, जैसे अपन ये हाथ को इस तरह से हिला रहे हैं, गर्दन को इस तरह से हिला रहे हैं, ये सब किसके कारण से पॉसिबल हो रहा है, इतना लचीलापन किसके कारण आ रहा है, इलास्टिन कहां प्रेजेंट है, बोन से बोन के बीच में। ठीक है, अब ये बोन है, ये बोन है, ये बोन है, और मैं इसको हिला रहा हूं ऐसे, तो ये लिगामेंट के कारण से पॉसिबल है। कई बार जैसे मान लो कि पैर मुड़ गया है ना, कहीं आप चल रहे हो और पैर मुड़ गया, बोलो मोच आ गई, तो मोच का मतलब क्या होता है, लिगामेंट में कुछ फ्रैक्शन आ गया, लिगामेंट कुछ टूट गए। तो थोड़े समय में अपन क्या कि नमक के पानी में या फिर फिटकरी के पानी में उसको गर्म पानी में थोड़ा देर के रखते हैं, तो वहां का ब्लड है ना, ब्लड वेसल्स वापस सर्कुलेट होकर उस लिगामेंट को वापस प्रॉपर रूप में ले आती हैं। मोच की कुछ ट्यूब वगैरह भी लगाते हैं, उस तरह से उसको लिगामेंट को वापस प्रॉपर लाना है। तो ये लिगामेंट में होंगी, और खिंचाव सहन करने की, इसमें खिंचाव सहन करने की कैपेसिटी इसके अंदर पाई जाती है। ये क्या बात हो गई, ये हो गई सरल संयोजी उत्तक की सीधी सी बात है। डेंस याद रखना, डेंस का मतलब घना है, पहले वाले तो सरल था, घने का मतलब क्या होगा, इसमें अंतराल पहले वाले में थे, यहां पर अंतराल नहीं होगा, एकदम से सेल्स आपस में क्या होंगी, कनेक्ट होंगी, जुड़ी होंगी, फाइबर की मात्रा ज्यादा होगी, मैट्रिक्स की मात्रा कम होगी, और व्हाइट फाइबर येलो फाइबर होंगे। व्हाइट फाइबर का मतलब कोलेजन प्रोटीन है, येलो फाइबर का मतलब इलास्टिन प्रोटीन है, और व्हाइट फाइबर कोलेजन का मतलब टेंडन है, टेंडन का मतलब मसल और स्केलेटल का जोन है, मसल और बोन का जोन है। इसको याद कैसे रखोगे, 10 BMW से, और इसको याद रखने की जरूरत नहीं, इससे ये आ जाएगा, लिगामेंट का मतलब बोन से बोन का जुड़ाव हो गया। थर्ड है तरल संयोजी उत्तक, फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू, इंपॉर्टेंट भी है क्योंकि अपने को फिजियोलॉजी पढ़नी है, वहां पर सर्कुलेटरी सिस्टम पढ़ेंगे तो वहां पर ब्लड आएगा, तो उसके अंदर भी अपन क्या करेंगे, इसको पढ़ेंगे डिटेल से। तो यहां पर एक मोटा मोटी अपन इसकी आइडिया लेते हैं टिश्यू के बारे में, टिश्यू से संबंधित कितनी बातें अपन इसके अंदर देख सकते हैं। सरल पढ़ लिया, सघन पढ़ लिया, तरल पढ़ेंगे। ठीक है, देखो सुनना ध्यान से, जो तरल संयोजी उत्तक है उसके अंदर देखो सबसे पहली बात याद क्या रखनी आपको, कि इसके अंदर जो मैट्रिक्स है वो आपके प्लाज्मा के रूप में है। ब्लड पढ़ोगे तो प्लाज्मा आएगा ही आएगा ना, तो याद रह जाएगा। इसमें मैट्रिक्स क्या है, प्लाज्मा के रूप में है। पहले वाले में सरल में मैट्रिक्स की मात्रा ज्यादा थी, फाइबर की मात्रा कम थी। सघन वाले के अंदर फाइबर की मात्रा ज्यादा है, मैट्रिक्स की मात्रा कम है। दो तो बात आपने याद रख ली। तीसरे वाले में ये याद रखना कि मैट्रिक्स तो प्लाज्मा के रूप में है, और जो आपके मैट्रिक्स के बाद में क्या आता है, मैट्रिक्स के बाद में आता है आपके फाइबर इसके अंदर क्या होते हैं, एब्सेंट मिलेंगे। ठीक है, मैट्रिक्स किसके, प्लाज्मा के रूप में, और फाइबर एब्सेंट ब्लड में। प्लाज्मा मिलेंगे केवल आपके लिम्फ में मिलेंगे, केवल किसकी बात कर रहा हूं मैं, ब्लड की बात कर रहा हूं। देखो तरल संयोजी उत्तक में अपन ने पहले भी देखा था कि दो बातें लेंगे, एक क्या लेंगे, ब्लड को, और एक क्या लेंगे, लिम्फ को। ठीक है, अब यहां पर अपन पहले ब्लड को लेके चल रहे हैं। मैट्रिक्स प्लाज्मा के रूप में, ब्लड याद हो जाएगा, लिम्फ अपने आप याद हो जाएगा, लिम्फ में कुछ खास बात नहीं है, ब्लड याद कर लो केवल, उसके बाद में लिम्फ याद करना 2 सेकंड का काम है। तो ब्लड में मैट्रिक्स है वो किसके रूप में, प्लाज्मा के रूप में, और इस ब्लड के अंदर जो फाइबर होंगे वो एब्सेंट होंगे। इतनी बातें तो आपको इसमें ये याद रखनी है। ठीक है, ब्लड अपनी बॉडी में देखा जाए तो अपना जो वेट होता है, वजन होता है, उसके करीबन 8% के आसपास इसकी मात्रा होती है ब्लड और लिम्फ की। मतलब ब्लड आपकी, अगर आपका वजन 60 किलो है तो करीबन 4 kg 800 ग्राम के आसपास ये क्या मिलेगा, ब्लड और लिम्फ दोनों मिलाकर इस प्रकार की ये चीजें आपकी बॉडी में मिल जाएंगी। ठीक है, अब देखो आगे ब्लड को थोड़ा डिटेल में जानते हैं। ठीक है, ब्लड को डिटेल में जानते हैं तो आप यहां समझो, देखो कि ब्लड के अंदर सीधी सी बात है, आपको 2 चीजें तो आराम से याद होंगी कि ब्लड 2 चीजों से मिलकर बना है। एक क्या बना है, प्लाज्मा, और दूसरा क्या है, दूसरा है कार्पसल्स। प्लाज्मा और दूसरा
कणिकाएं। मात्रा आपको पता ही है, प्लाज्मा अपनी बॉडी में कितना है 55% के आसपास, और कणिकाएं कितनी हैं 45% के आसपास। टोटल हो गया ना ब्लड का कॉम्बिनेशन, प्लाज्मा और कार्पसल्स। प्लाज्मा 55% और कणिकाएं 45%। ठीक है, अब देखो ये जो प्लाज्मा है, प्लाज्मा के बारे में कुछ कुछ बातें आपको याद है, आराम से रहेंगी। जैसे प्लाज्मा का जो कलर है वो कैसा होगा, लाइट येलो। खून का कलर जो रेड होता है, लेकिन प्लाज्मा का लाइट येलो, क्योंकि उसमें आरबीसी नहीं है ना यहाँ पर प्लाज्मा में। जबकि आरबीसी के कारण अपना ब्लड क्या होता है, लाल रुधिर कणिकाओं के कारण क्या होता है, अपना ब्लड लाल होता है। तो यहां पर कलर क्या हो गया इसका, लाइट येलो के आसपास कलर हो गया। इस प्लाज्मा के अंदर करीबन 90 से 92-93% तो क्या है, वाटर ही है, जल ही है। इसके अलावा बाकी जो 7-8% चीजें बच गई, उसके अंदर क्या मिलेगा, उसके अंदर मिलेगा कार्बनिक पदार्थ, उसके अंदर मिलेगा अकार्बनिक पदार्थ, और उसके अंदर मिलेंगी गैसेज वगैरह। ये सब मिलकर टोटल 8% के आसपास, बाकी 90 से 92% क्या हो गया, जली हो गया इसके अंदर। कार्बनिक पदार्थों के अंदर क्या क्या हो सकता है, अपन भोजन से संबंधित जो चीजें हैं वो याद कर लो। देखो पहले तो ग्लूकोज हो सकता है, प्रोटीन हो सकता है, फैटी एसिड हो सकता है, हो क्या सकता है, होता ही है। ठीक है, और क्या हो सकता है, ग्लिसरॉल होता है, और क्या होता है, इन सब के ग्लूकोज है, प्रोटीन है, फैटी एसिड है, आपके ग्लिसरॉल है, उसके साथ साथ में एंजाइम होता है, एंजाइम के साथ साथ में इसमें हार्मोन होते हैं, हार्मोन के साथ साथ में कुछ प्रोडक्ट के रूप में यूरिया और यूरिक एसिड है ना, जिनको किडनी फिल्टर कर देती है और वो यूरिन के रूप में निकल जाते हैं। तो यूरिया और यूरिक एसिड की मात्रा भी हो सकती है, बहुत माइन्यूट थोड़े से अमाउंट के रूप में। ये कार्बनिक पदार्थ के रूप में हो सकते हैं। अकार्बनिक पदार्थ की बात करें तो अपने ब्लड में क्या मिलेगा, सोडियम मिलता है, जैसे पोटेशियम मिलता है, जैसे कैल्शियम मिलता है, जैसे मैग्नीशियम मिलता है, जैसे सल्फर मिलता है, जैसे पोटेशियम मिलता है, फॉस्फोरस मिलता है। ये सब मात्रा किसके रूप में हो सकती है, अकार्बनिक पदार्थ के रूप में। गैसेज के रूप में आपको पता ही है, ब्लड में क्या होता है, O2 मिलेगा, ब्लड में CO2 मिलेगा, ब्लड में नाइट्रोजन की मात्रा होती है। ये सब चीजें जो हैं वो अपन ने किसकी पढ़ ली, प्लाज्मा की पढ़ ली। तरल संयोजी उत्तक पढ़ रहे हैं। देखो तरल संयोजी उत्तक एक विशेष प्रकार का उत्तक है, कनेक्टिव टिश्यू के अंदर एक विशेष प्रकार का उत्तक। कनेक्टिव टिश्यू ऐसा उत्तक जिसमें सरल से लेकर विशिष्ट प्रकार के उत्तक तक पाए जाते हैं। सरल के अंदर अपन ने दो जो पढ़े सिंपल में, एक तो सरल वाला हो गया और एक सघन वाला, ये दोनों सिंपल आते हैं। लेकिन उसके बाद में जैसे आगे पढ़ेंगे तो विशिष्ट प्रकार के हो जाएंगे। विशिष्ट प्रकार में कौन से आते हैं, ब्लड आता है, लिम्फ आता है, और उसके बाद में अस्थि आती है, बोन आती है और कार्टिलेज आती है। चार एक विशेष प्रकार के क्या हैं, कनेक्टिव टिश्यू हैं। इन विशेष प्रकार में पहला विशेष प्रकार अपन ने देखा है ब्लड, उसके बाद अपन लेंगे लिम्फ। ब्लड के अंदर दो चीजें होती है, प्लाज्मा और कणिकाएं। प्लाज्मा 55%, ये 45%। इस 55% के अंदर ये वाटर होता है, इतनी सारी चीजें हो सकती हैं। इनमें कार्बनिक पदार्थ के रूप में ये, अकार्बनिक पदार्थ के रूप में ये, और गैसेज के रूप में ये सब पाई जाती हैं। इतनी बातें हो गई। अब प्लाज्मा के बाद कार्पसल्स। देखो जो कणिकाएं हैं उनके 3 प्रकार हैं, सबको पता है आपको, मैं कोई विशेष बात नहीं बता रहा, ये सारी चीजें आपको याद हैं। आरबीसी है, डब्ल्यूबीसी है, और तीसरे नंबर पर प्लेटलेट्स। इन तीनों का मिलाकर परसेंटेज कितना है, उन तीनों का मिलाकर परसेंटेज है 45%। 45%, 55% क्या हो गया, आपके ब्लड प्लाज्मा हो गया। ठीक है, एक एक को लेते हैं, समझना ढंग से। देखो जो आरबीसी है वो जो टोटल 45% है, उस 45% में से 99% के आसपास में क्या है, आरबीसी होती है। आगे बात करें, जो स्तनधारी हैं या जो मेमल्स हैं, उनकी आरबीसी की विशेष बात करें तो उस विशेष बात के अंतर्गत ये आता है कि इसके अंदर न्यूक्लियस क्या होता है, एब्सेंट होता है। इसकी आरबीसी में क्या नहीं होता, केंद्रक नहीं होता। ठीक है, न्यूक्लियस एब्सेंट हो गया। डिस्क लाइक होती है, ये डिस्क के समान, बाइकॉनकेव।
है ना, छतरी भी लगती है ना छत के ऊपर, उस प्रकार से डिस्क लाइक होती है, बाइकॉनकेव प्रकार है इसका। ये 2-3 बातें यहां पर किसकी याद रखनी है, आरबीसी की याद रखनी है। इसको दूसरे नाम के रूप में इरिथ्रोसाइट भी कहते हैं। इसको क्या कहते हैं, ल्यूकोसाइट भी कहा जाता है। इरिथ्रोसाइट, ल्यूकोसाइट, आरबीसी, रेड ब्लड कार्पसेल्स, लाल रुधिर कणिकाएं, व्हाइट ब्लड कार्पसेल्स, श्वेत रुधिर कणिकाएं। ठीक है, आगे देखा, बाइकॉनकेव हो गया, डिस्क लाइक स्ट्रक्चर हो गई। आगे देखें तो इसके अंदर मैट्रिक्स जो है ना, मैट्रिक्स के अंदर जो प्लाज्मा के रूप में मटेरियल पाया जाएगा वो तो ब्लड का दूसरा भाग हो गया। इस कणिकाओं में मैट्रिक्स के अंदर एक चीज पाई जाती है, और उस चीज के अंदर जैसे देखा जाए जो सेल्स होती हैं, ये जो सेल्स हैं, इन सेल के अंदर एक क्या होता है, हीमोग्लोबिन प्रोटीन है ये। और ये हीमोग्लोबिन प्रोटीन क्या करता है, ये हीमोग्लोबिन प्रोटीन अपनी बॉडी की ऑक्सीजन के साथ जुड़कर HbO2 ऑक्सी हीमोग्लोबिन की स्ट्रक्चर बनाता है। ये जो आरबीसी है उसकी मात्रा देखी जाए तो करीबन करीबन जो एडल्ट मेल है, उस एडल्ट मेल के अंदर 50 से 55 लाख पर mm³, और आपके फीमेल में देखा जाए तो फीमेल के अंदर देखा जाए तो 45 से 50 लाख पर mm³। ये इसकी क्या होगी, मात्रा हो गई। अब इसी आरबीसी जैसे ये हीमोग्लोबिन है, इसकी मात्रा देखी जाए तो इसकी मात्रा 12 से 16, थोड़ी लेडीज में कम होती है, जेंट्स में ज्यादा होती है, 12 से 16 ग्राम पर 100 ml। अब देखो समझने वाली बात क्या है कि हीमोग्लोबिन की मात्रा 12 से 16 ग्राम पर 100 ml होगी, तभी इतना हीमोग्लोबिन होगा बॉडी के अंदर जो आपको जितनी ऑक्सीजन चाहिए उस ऑक्सीजन को पूरी बॉडी में घुमा सकता है। अभी पिछले दिनों जो कोरोना के कारण ऑक्सीजन की जो किल्लत आई थी ना, उसके अंदर एक हीमोग्लोबिन भी जिम्मेदार। अगर किसी को ब्लड से रिलेटेड कोई दिक्कत है, एनीमिया की दिक्कत है, या जिसमें ब्लड की मात्रा कम है, उसके अंदर ये दिक्कत ज्यादा आ सकती है, उसका ऑक्सीजन लेवल कम रह सकता है। क्यों? क्योंकि अगर उसके अंदर आपकी हीमोग्लोबिन की मात्रा कम होगी तो O2 को परिवहन कम कर पाएगा, वो O2 को ट्रांसपोर्ट कम कर पाएगा। ठीक है, और O2 को ट्रांसपोर्ट कम कर पाए, इसका मतलब सारे अंगों को O2 की मात्रा क्या मिलेगी, कम मिलेगी। इसलिए अपनी बॉडी में Hb की मात्रा भी प्रॉपर रूप से होनी चाहिए। हीमोग्लोबिन की मात्रा ज्यादा होगी तो ज्यादा क्या मतलब जो रेंज में होगी तो आपकी बॉडी को प्रॉपर रूप से ऑक्सीजन की सप्लाई मिलती रहेगी। ये वाला यहां पर कंसेप्ट क्लियर हो गया। अब ये जो आपके आरबीसी है, इस आरबीसी का फॉर्मेशन कहां होता है, आरबीसी का फॉर्मेशन होता है किसमें, बोन मेरो में। लिख लेना ये सारी बातें मैं बता रहा हूं, वो बोन मेरो के अंदर। और जब आरबीसी की लाइफ साइकिल होती है मात्र कितनी, 120 दिन। 120 दिन के अंदर क्या होती है, खत्म हो जाती हैं। और खत्म कहां होती हैं, किसके अंदर, स्प्लीन के अंदर। ठीक है, और लीवर के अंदर। स्प्लीन को आरबीसी का कब्रिस्तान भी कहा जाता है। जो खत्म हो गई ना उनको यहां पर कब्रगाह हो जाएगा इसका, और बॉडी से फिर इसको वॉश आउट कर दिया जाएगा। ये वाली बातें अपन ने किसके लिए पढ़ी, आरबीसी। इरिथ्रोसाइट बोलते हैं, न्यूक्लियस एब्सेंट होता है, 99% के आसपास है टोटल में से, ये इसकी मात्रा होती है। ये सब अपन ने किसके बारे में मोटा मोटा देख लिया, आरबीसी के बारे में। इसको डिटेल में अपन वहां भी पढ़ेंगे जब अपन सर्कुलेटरी सिस्टम पढ़ेंगे, परिसंचरण तंत्र पढ़ेंगे, तो आप इसको एक बार नोट कर लें। अब देखो डब्ल्यूबीसी, ल्यूकोसाइट। ठीक है, देखो इसके बारे में 2-3 बात तो ये याद रखो कि पहले वाले में अपन ने देखा था आरबीसी के अंदर क्या है, आरबीसी के अंदर न्यूक्लियस एब्सेंट है। यहां पर न्यूक्लियस देखा जाए तो केंद्र क्या होता है, प्रेजेंट होता है। कणिकाओं के अंदर केवल डब्ल्यूबीसी होती है जहां केंद्र प्रेजेंट होता है, ना तो आरबीसी में होता ना प्लेटलेट्स में होता। ठीक है, इसकी जो शेप है ना वो अनियमित होती है, और अनियमित जहां शेप होती है वहां पर जिसमें जो गति पाई जाती है वो कैसी होती है, अमीबॉइड मूवमेंट होगा, अमीबीय गति। क्योंकि इसके अंदर क्या प्रेजेंट है, जो अनियमित गति प्रेजेंट है, इसलिए इसको इस गति को क्या बोलते हैं, अमीबॉइड मूवमेंट, अमीबीय गति। ठीक है, अब ये जो डब्ल्यूबीसी है इसकी जो मात्रा है वो करीबन करीबन 7000 से लेकर 8000 पर mm³ के आसपास होती है ब्लड के अंदर। 99.99 से लेकर 1% का करीबन रेशियो है। वहां पर जो आरबीसी की मात्रा
कहां पर 55 लाख के आसपास थी, वहां पर इसकी मात्रा 7 से 8,000 के आसपास ही होती है WBC। इसका मुख्य काम क्या होता है? अपनी बॉडी को प्रतिरक्षा उत्पन्न करवाना, अपनी बॉडी को एंटीबॉडी उत्पन्न करवाना, अपनी बॉडी की एंटीजन से रक्षा करना, ये इसका मेन काम है, मेन इसका गोल होता है। अब देखो जो WBC होती है, एक बात और याद रखना कि WBC होती है वो RBC से बड़ी होगी लेकिन संख्या में कम होगी। साइज में तो RBC से बड़ी, लेकिन संख्या में RBC से क्या होती हैं? कम होती हैं। ये वाली इसकी बात हो गई। अब देखो इसको अपन दो भागों में डिवाइड कर सकते हैं। एक होती हैं कणिकामय, ठीक है, और दूसरी होती हैं अकणिकामय। ग्रेनुलोसाइट और ए ग्रेनुलोसाइट, मतलब अगर कोई WBC है उसके अंदर कणिका प्रेजेंट है, ग्रेन्यूल्स प्रेजेंट है, तो उसको यह बोला जाएगा। जिसमें ग्रेन्यूल्स एब्सेंट है उसको अकणिकामय बोला जाएगा। क्लियर? अब जो कणिका वाली है, जो ग्रेन्यूल वाली है, उस ग्रेन्यूल के अंदर जो न्यूक्लियस होगा, ये याद रखने वाली बात है, न्यूक्लियस में लोब पाए जाते हैं, पिंड पाए जाते हैं, जबकि इसमें न्यूक्लियस में लोब होते हैं, वो एब्सेंट होते हैं अकणिकामय में। कणिका भी नहीं होगी और न्यूक्लियस में क्या होगा? लोब एब्सेंट होंगे। दो बातें होगी। आगे देखो, अब जो अकणिकामय है उसके 3 प्रकार हैं। रिवाइज करवा दूंगा अभी 2 मिनट में, आप इसको वीडियो को देखते रहें। एक को बोलते हैं न्यूट्रोफिल, ठीक है, एक को बोलते हैं इयोसिनोफिल और एक को बोला जाता है बेसोफिल। न्यूट्रोफिल है, इसकी मात्रा कितनी? लोब की बात करें, इसमें कितने लोब? किसमें? न्यूट्रोफिल में। लोब कितने हैं? 3 से 7, ये वाले। इसमें 2 लोब फिक्स, क्वेश्चन आता है यहां से, बाइलोब्ड। और इसमें लोब की संख्या कितनी होगी? 2 से 3। ये टोटल की 65% होती है। इसी तरह से चार्ट बनाना आप, और ये टोटल की कितनी होती हैं? 35% के आसपास, ठीक है। अब देखो न्यूट्रोफिल सबसे ज्यादा मात्रा में, यहां पर न्यूट्रोफिल में देखा जाए तो करीबन 62% के आसपास, 65 में से यही होती हैं। आगे देखो, न्यूट्रोफिल है और इयोसिनोफिल है, बेसोफिल है, इनमें 3 बातें विशेष रूप से याद रखनी है। क्या याद रखनी है? सुनना इसको ध्यान से। देखो, न्यूट्रोफिल को आपने किसी भी स्टेन से, किसी भी स्टेन या अभिरंजक से स्टेनिंग आपने किया तो कलर आ जाएगा, अभिरंजन हो जाएंगी। इसको बोलते हैं न्यूट्रोफिल। न्यूट्रल है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, कैसा ही दो, चाहे आप इयोसिन दो, चाहे आपकी मिथाइलिन ब्लू दो, ये न्यूट्रोफिल है, ठीक है। इयोसिनोफिल की बात करें तो इनका अभिरंजन कब दिखेगा? जब आपने क्या दिया, इसको इयोसिन से स्टेन किया, तब ये रेड कलर देंगी, ठीक है, पिंक कलर टाइप का रेड कलर देंगी, पिंक कलर रेड कलर देंगी इयोसिन से अभिरंजन करने पर। और जो बेसोफिल हैं उनको आपको किस तरह से अभिरंजन करना पड़ेगा? उसको करना पड़ेगा मिथाइलिन ब्लू से। मिथाइलिन ब्लू से अभिरंजित करने पर क्या होती है? ये ब्लू कलर देती हैं और इसकी शेप भी फिक्स होती है। बेसोफिल एक एस शेप है, ठीक है। ऐसे याद कर लो कि एस के आकार का कोई बेस है, ब्लू कोई ब्लू बेस है, बेस कोई कपड़े वपड़े को बोलते हैं ना, जैसे लेडीजों में, तो कोई ब्लू नीला बेस है जिसका आकार कैसा है? एस के आकार का। तो ब्लू, बेसोफिल और एस आकार, ठीक है। इसी प्रकार से जो अकणिकामय है, इसके 2 प्रकार हैं। 2 कौन से? 2 में एक तो हो गया मोनोसाइट और दूसरा हो गया लिम्फोसाइट। पैंतीस है ना टोटल, ठीक है। तो 35 के अंदर देखा जाए तो करीबन 30% तो ये है और 5% के आसपास ये, 5 और 30% ये हो गई। मोनोसाइट की सबसे बड़ी बात याद रखनी है कि सबसे बड़ी, मैं अभी बताऊंगा कौन कौन से क्वेश्चन बन सकते हैं यहां पर। सबसे बड़ी ल्यूकोसाइट
और इसको आपको पता ही है, लिम्फोसाइट दो प्रकार की, बी लिम्फोसाइट और टी लिम्फोसाइट। ये पढ़ेंगे अपन जब अपन पढ़ेंगे क्या, इम्यून सिस्टम वाला चैप्टर, इम्यून सिस्टम की पूरी यूनिट है आपने वो पढ़ेंगे, तब अपन इसको बी लिम्फोसाइट और टी लिम्फोसाइट को कंप्लीट पढ़ेंगे। तो प्लेटलेट्स है ना, तीन प्रकार हो गए थे ना, तीन प्रकार के अंदर सबसे पहला जो आपके था आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और तीसरे नंबर का प्लेटलेट्स। दो तीन बातें याद रख लो, ज्यादा कुछ याद रखने की जरूरत नहीं है। पहले नंबर पे इनमें भी वही गति होती है, इनमें भी वही गति होती है जो कि किस में पाई जाती है, किस में पाई जाती है, डब्ल्यूबीसी के अंदर पाई जाती है। इनमें भी न्यूक्लियस है वो एब्सेंट होता है, और ये न्यूक्लियस एब्सेंट और किस में था, आरबीसी के अंदर था। मतलब गति तो डब्ल्यूबीसी के जैसे पाई जाती है और न्यूक्लियस की स्थिति होती है कैसी, आरबीसी के आसपास, आरबीसी के जैसी। 3 लाख पर mm क्यूब ये इसकी मात्रा होती है, इतनी बॉडी के अंदर होनी चाहिए। कई बार किसी डिजीज के अंदर जब ये प्रतिरक्षा करती है, अपनी बॉडी की प्रतिरक्षा से संबंधित काम है इसका, ये भी लिख लेना। बॉडी को क्लोट वगैरह में जैसे थ्रोम्बिन वगैरह, प्रोथ्रोम्बिन वगैरह, ये जब जो क्लोटिंग का सिस्टम है उसके अंदर प्लेटलेट ही मेन काम आती है। जब चोट लगती है तो प्लेटलेट का काम सबसे पहले शुरू होता है। तो ये इसकी मात्रा है। कई बार जब अपने बैक्टीरियल इन्फेक्शन होता है ना, और उसके अंदर इसकी मात्रा क्या हो जाती है, बहुत ज़्यादा मात्रा में कई बार तो बढ़ जाती है, कई बार प्लेटलेट्स की मात्रा बहुत डाउन आ जाती है। तो बताते हैं ना प्लेटलेट्स क्या होती है, डाउन आ गई अलग अलग डिजीज के अंदर, ये वाली बात होती है। इनका जो फॉर्मेशन है वो कहाँ होगा, वही है स्थान तो कौन सा, बोन मेरो, ठीक है, बोन मेरो में निर्माण होगा। और कई बार जैसे मान लो कि थ्रोम्बोप्लास्टिन है, ठीक है, ब्लड क्लोटिंग के समय इनमें ये ब्लड का जो क्लोटिंग करने का टाइम होता है उसमें थ्रोम्बोप्लास्टिन रिलीज करना, ये इससे किसका काम है, प्लेटलेट्स का ही काम है। ठीक है, इतनी बातें आपको किसकी याद रखनी है, प्लेटलेट्स की याद रखनी है, ज्यादा कुछ नहीं है। प्लेटलेट्स वैसे देखा जाए तो यूनिक करेक्टर है। यूनिक करेक्टर किसका, मेमल्स का। मेमल्स के अलावा नहीं होती है, मेमल्स के अंदर प्लेटलेट्स पाई जाती हैं, बाकी के अंदर ये नहीं होती। ये अपने सारा का सारा पढ़ा किसके अंदर, किसका पढ़ा, ब्लड का। ब्लड में कहां, फ्लूइड, फ्लूइड कौन सा, फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू। फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू के अंदर अपने पढ़ा कनेक्टिव टिश्यू का तीसरा प्रकार तरल संयोजी ऊतक। तरल संयोजी ऊतक के दो भाग थे, एक ब्लड था, एक प्लाज्मा आपके था क्या, लिम्फ था। ब्लड को अपन ने दो भागों में बांटा था, एक प्लाज्मा है और एक कार्पसेल्स है। कार्पसेल्स 3 प्रकार की होती हैं, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स होती हैं। आरबीसी के बारे में सिंगल पढ़ा था, डब्ल्यूबीसी को अपन ने कणिकामय और अकणिकामय दो भागों में डिवाइड किया था। कणिकामय के 3 प्रकार थे, न्यूट्रोफिल है, यूसिनोफिल है, बेसोफिल है। और अकणिकामय के 2 प्रकार हैं, मोनोसाइट है और लिम्फोसाइट है। इतना पढ़ने के बाद लास्ट में जो आता है वो आता है आपके लिम्फ। ठीक है, अब देखो ब्लड जब आपने पढ़ लिया तो लिम्फ के अंदर 2 ही बातें याद रख लेना, ज्यादा कुछ नहीं रखनी है। लिम्फ टॉपिक डाल देना और लिम्फ के अंदर 2 बातें लिख लेना केवल। लिम्फ में क्या लिखोगे कि लिम्फ में के अंदर आरबीसी प्लस प्लेटलेट्स क्या होती हैं, एब्सेंट होती हैं। अगर ब्लड से आरबीसी और प्लेटलेट्स निकल जाए तो बचने वाले भाग को भी क्या बोलेंगे, क्या बोलेंगे, लिम्फ बोलेंगे। एक नंबर बात। दूसरी बात क्या याद रखनी है, दूसरा नंबर गोला लगा लो, क्या लिखोगे, लिम्फ का काम क्या है, ब्लड जब बॉडी में घूमेगा, ये ऐसा तरल संयोजी ऊतक होता है ब्लड जो अपनी पूरी बॉडी में सर्कुलेट करता है, घूमता रहता है, एक स्थान पर रुकता नहीं है। तो जब तरल संयोजी ऊतक में ब्लड जो बॉडी में घूमेगा तो जब ब्लड जब जैसे ही किसके पास पहुंचेगा, किसी भी बॉडी के टिश्यू के पास पहुंचेगा और टिश्यू से जो इंप्योर ब्लड है वो वापस जो है वो ब्लड के अंदर आ जाएंगी इंप्योरिटीज। तो देखा जाए तो ब्लड जो बॉडी का है वो टिश्यू में गया और टिश्यू से वापस ब्लड बाहर आ गया। तो ये जो आदान प्रदान है, मतलब ब्लड का टिश्यू में जाना और टिश्यू से ब्लड का बाहर आना, इसके अंदर इन दोनों काम को करवाता कौन है, कौन करवाता, कहां गया वो, ये वाला लिम्फ करवाता है। लिम्फ का काम है कि ब्लड को टिश्यू में भेजना और टिश्यू से ब्लड को वापस बाहर निकालना। शुद्ध और अशुद्ध की वाली बात आ जाएगी।
ठीक है, तो ये सारा काम जो है वो किसका हो गया, लिम्फ का। दो ही बातें याद रखना, लिम्फ के अंदर ज्यादा कुछ नहीं है, आरबीसी और प्लेटलेट्स एब्सेंट हैं, और ब्लड जब बॉडी में घूमे तो उसको टिश्यू तक पहुंचा देना, और टिश्यू ने जब उसको अशुद्ध कर दिया तो उसको वापस ब्लड को बाहर निकाल देना। तो टिश्यू में ब्लड को पहुंचाना और टिश्यू से ब्लड को बाहर निकालना, दो काम किसके हैं, लिम्फ के हैं। इतना सब अपन ने देखा। तरल संयोजी उत्तक के अंदर एक लास्ट बचता है स्केलेटल कंकालीय संयोजी उत्तक, इसको अपन अगली क्लास में लेंगे। आज के लिए इतना ही। नमस्कार, धन्यवाद।